आज सबसे पहले आज एक तरह से ये श्रद्धांजलि सभा है मान्यवर कांशीराम साहब का, और हम लोग शुक्रगुजार हैं ऐसे महामानव का जिन्होंने बाबा साहब को स्थापित किया भारत में। तो सबसे पहले सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, मंच पर बैठे हुए सम्मानित पथ प्रदर्शक, लर्नेड एडवोकेट्स और सभागार में बैठे हुए विद्वान अधिवक्ता साथियों, खास करके नौजवान साथी, यह अगर सच पूछा जाए तो भारत में इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखिएगा, ये मैं जो कह रहा हूँ वो बात सही है कि नहीं है। भारत के संविधान का जब निर्माण हुआ तो उसमें आर्टिकल 16 आया है। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। जहां कहीं भी सरकारी पैसे से बहाली होती है, पब्लिक सर्वेंट की बहाली होती है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है और सरकार से उसको वेतन मिलता है, तो उसमें देश के सभी नागरिकों को उसमें अपीयर होने का, भाग लेने का मौका मिलना चाहिए, ये भारत का संविधान कहता है। लेकिन आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की जो बहाली होती है, कभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की इतनी संख्या खाली है देश में, वैकेंसी निकाला गया हो, पूरे देश भर के वैसे लॉयर्स को जो 10 बरस प्रैक्टिस कर लिए हैं, उन सबको अपॉर्चुनिटी देने की बात कही गई हो, ऐसा हुआ ही नहीं। तो मैं तो कहता हूं कि आज़ादी के बाद जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज की बहाली इस कॉलेजियम सिस्टम से हुआ है, वो सब के सब असंवैधानिक बहाली है और उन सभी की बहालियां रद्द होनी चाहिए और उनके द्वारा किया गया जजमेंट भी असंवैधानिक घोषित होना चाहिए, क्योंकि वो जज बनने के जो बेसिक प्रिंसिपल था हमारा देश का डेमोक्रेटिक, उसका वायोलेट करके उनका चुनाव हुआ है। यहाँ देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का मनोनयन होता है कॉलेजियम के द्वारा, और कॉलेजियम का कहीं भी पूरे भारत के संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है। तो पूरे देश में लोकतंत्र जब हमने स्थापित कर दिया, प्रियम्बल में लिख दिया कि भारत लोकतांत्रिक देश होगा, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वंशवाद क्यों चल रहा है, कॉलेजियम क्यों चल रहा है? ये हम लोगों की नालायकियत था। कांशीराम साहब कहते थे कि जिस समाज में 5 एडवोकेट पैदा हो जाए, 5 इंजीनियर पैदा हो जाए, 5 जज पैदा हो जाए, वो समाज गुलाम नहीं रह सकता। हम हजारों की संख्या में भारत में वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और आज भी हम इस देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से राजतंत्र को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारी नालायकियत है, ये कांशीराम साहब कहते थे। सौभाग्य है मेरा कि मुझे कांशीराम साहब के साथ बिहार में काम करने का मौका मिला, और उन्होंने एक बार हमें जबरदस्ती चुनाव भी लड़वाया। बिहार का पटना का एक क्षेत्र है, दानापुर विधानसभा क्षेत्र। तो उन्होंने कहा कि देखो कुशवाहा, तुमको मैं ऑर्डर कर रहा हूँ कि तुमको दानापुर उपचुनाव हो रहा है, उसमें तुमको मैं प्रत्याशी बना रहा हूँ विधानसभा चुनाव का। हमने कहा कि साहब हम तो पॉलिटिकली कुछ एक्टिव हैं नहीं, क्यों आप हमको कह रहे हैं? तो नहीं, मैं जानता हूँ तुम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं हो पॉलिटिक्स में, लेकिन मेरा आदेश है तुमको लड़ना है। और उन्होंने जबरदस्ती बहुजन समाज पार्टी से हमको दानापुर से चुनाव लड़वाया, और इस शर्त के साथ करवाया कि मेरे पास पैसा नहीं है। कांशीराम साहब ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, तो तुमको अपने बल पर जितना होगा लड़ना होगा। मैंने उनके आदेश को माना। दानापुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से 2002 में, आज भी नेट पर देखिएगा, मैं 3रा पोजीशन पर वहाँ था। तो उन्होंने हमें लड़वा दिया चुनाव, और जो ही चुनाव का कार्यक्रम चलने लगा, प्रचार में मैं जा रहा था, तो एक दिन उनका फोन आ गया, मिस्टर कुशवाहा सुनो, मैंने तो कहा था कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मायावती का बर्थडे हो गया, उसमें हमको 2 लाख रुपया गिफ्ट लोगों ने दिया है, तो मैं चाहता हूं कि वो पैसा तुमको चुनाव लड़ने के लिए भेज देना चाहता हूं। मैंने कहा कि साहब वो पैसा आप क्यों देंगे, बहन जी का गिफ्ट का पैसा हम खुद कर रहे हैं। तो नहीं, वो सब छोड़ो,
तुम खुद आओगे कि किसी को भेजोगे? तो मैंने उस समय अध्यक्ष थे बिहार प्रदेश महाबली सिंह, जो आज भी सांसद हैं सासाराम काराकाट क्षेत्र से, तो उनको भेजा गया और उन्होंने मायावती के बर्थडे में जो 2 लाख रुपए आया था गिफ्ट में, वो पैसा हमको चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। ये महानता थी वैसे महापुरुष का, जिन्होंने कहा था कि पैसा नहीं है, लेकिन जो ही पैसा आया तो उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए जितना आया उन्होंने मदद किया और हम लोग वहाँ तीसरे नंबर पर रहे। और कांसी राम साहब से हमारी 7-7 घंटे बात होती थी। पटना में आते थे, पाटलिपुत्रा होटल है जस्ट हाई कोर्ट के बगल में, वो हमको खबर करवाते थे कहाँ गया वो न्यायपालिका में आरक्षण वाला जो कुशवाहा है, उसको बुलाओ। हम 4 बजे कोर्ट से निकलते थे, 11 बजे रात तक डिस्कशन होता था। और कांसी राम का सपना था कि हमको सत्ता की सिर्फ हमें लड़ाई नहीं लड़नी है, संपूर्ण सत्ता की लड़ाई लड़नी है। वो संपूर्ण सत्ता क्या होता है? वो कहते थे कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्राइवेट सेक्टर का मीडिया, इन चारों तंत्रों में जब तक 90% हिस्सेदारी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अत्यंत पिछड़े वर्ग, ओबीसी और माइनॉरिटी का नहीं होगा, तब तक कुशवाहा तुम जान लो कि हमारे लोगों को, जो भारत के संविधान में हमने वादा किया है प्रियम्बुल में कि हम भारत के लोगों को सामाजिक न्याय देंगे, आर्थिक न्याय देंगे, राजनीतिक न्याय देंगे, फौजदारी न्याय देंगे, सभी प्रकार का न्याय देने का जो वादा है भारत के संविधान के प्रियम्बुल में, वो हम कभी पूरा नहीं कर सकते हैं जब तक हम सिर्फ सत्ता के लिए लड़ेंगे, सिर्फ विधायिका के लिए लड़ेंगे तो नहीं हो सकता। हमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया के लिए भी लड़ना है। वो समझाते थे कि देखो ये चारों पावर हाउस है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, चारों पावर हाउस है और वहीं से सामाजिक न्याय मिलना है, वहीं से आर्थिक न्याय मिलना है, वहीं से राजनीतिक न्याय मिलना है, वहीं से फौजदारी न्याय मिलना है, वहीं से धन धरती राजपाट में 90 भाग मिलना है। इसलिए इन चारों तंत्रों में जब तक तुम्हारा आदमी 90% नहीं होगा, तब तक तुम्हें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय नहीं मिल सकता। और इसीलिए वो कहते थे हमें सत्ता की नहीं, संपूर्ण सत्ता की लड़ाई लड़नी होगी और उसके लिए संपूर्ण आरक्षण क्रांति, एक शब्द उनका इजाद किया हुआ था, संपूर्ण आरक्षण क्रांति, टोटल रिजर्वेशन रिवॉल्यूशन। ये क्या है कि सत्ता के चारों अंग में हमें 90% आरक्षण होना चाहिए, तब हम जाकर के देश के नागरिकों को हर तरह का न्याय दे पाएंगे। आज के पूरे भारत में जितने हमारे नेता हैं, वो सिर्फ एक विधायिका के लिए लड़ते हैं और वो विधायिका भी नहीं, सिर्फ एमपी और एमएलए बनने के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए उनकी लड़ाई नहीं है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर कांसी राम साहब के 90वां वर्षगांठ पर जब हम जमा हुए हैं, तो हम संकल्प लीजिए कि हम ये सत्ता के चारों अंगों में 90% हिस्सेदारी के लिए संपूर्ण आरक्षण क्रांति, टोटल रिजर्वेशन रिवॉल्यूशन का आगाज करेंगे और पूरे देश में, और उसका वो रास्ता भी बताते थे। कहते थे कि देखो जब हम 90% हैं भारत में, तो जब हम 90% हैं, 85% हम हैं, तो 85 से 90% मुकदमे भी हमारे ही लोगों पर है। 90 से 95% litigants are belonging to scheduled caste, scheduled tribe, most backward class, OBC and minority। तो जब हमारे पास 95% litigants हमारे हैं, तो ये पिक्यूलियर चीज है, विचित्र चीज है कि भारत में मुकदमा हमारा है और वकालत उसका चलता है, आरक्षण विरोधियों का चलता है। तो वो उन्होंने नारा दिया था, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो हमने साहब को कहा कि साहब न्यायपालिका में हम बोलते हैं कि मुकदमा हमारा, वकालत तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम आरक्षण विरोधी वकीलों का सार्वजनिक बहिष्कार करा देंगे पूरे देश में, उसका वकील ही नहीं बनेगा तो जज भी नहीं बनेगा, न्यायपालिका से उसकी स्वतः विदाई हो जाएगी। और कांसी राम साहब ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा नारा निकाल दिया, इसको पूरे देश में फैलाने की जरूरत है। जिस तरह से आरक्षण विरोधियों का नेता गांधी अंग्रेजों को भगाने के लिए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था, याद होगा, असहयोग आंदोलन चलाया था,
उसी तरह से तुम लोग न्यायपालिका में आरक्षण के लिए असहयोग आंदोलन चलाओ कि जब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 90% जज नहीं बन जाता तब तक आरक्षण विरोधी समाज का एक भी आदमी आरक्षण विरोधी वकीलों को नहीं रखेगा। आरक्षण समर्थक समाज का लोग और उस नारा को बुलंद करो। आप लोग एक बार नारा लगाइए गर्मजोशी से, खाली आपको बोलना है नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुकदमा हमारा, वकालत तुम्हारा, मुकदमा हमारा, वकालत तुम्हारा। 10 का फैसला 90 पर, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 10 का फैसला 90 पर, 10 का फैसला 90 पर। मुकदमा हमारा, वकालत तुम्हारा। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस जय घोष के साथ अगर हमको न्यायपालिका में कब्जा करना है तो आरक्षण विरोधी वकीलों का पूरे देश में बहिष्कार करा दो। अगर मीडिया में कब्जा करना है तो आरक्षण विरोधी मीडिया को, आरक्षण विरोधी चैनलों को अपने घर में खोलना बंद कर दो। तुम 90% हो, उसका चैनल का TRP गिर जाएगा, वो स्वतः उसका चैनल बंद हो जाएगा। अगर आरक्षण विरोधी न्यूज़पेपर को खरीदना आप बंद कर दोगे तो तुम 90% हो। जिस समय तुम उसका बहिष्कार कर दोगे, पेपर खरीदना न्यूज़पेपर बंद कर दोगे तो उसका न्यूज़पेपर भी बंद हो जाएगा, उसको एडवर्टीजमेंट मिलना भी बंद हो जाएगा। तो ये तुम्हारे हाथ में है और बाबा साहब ने आरक्षण का हथियार नहीं दिया है। तो तुम न्यायपालिका में कब्जा करना है तो आरक्षण विरोधी वकीलों का बहिष्कार करो। मीडिया में कब्जा करना है तो आरक्षण विरोधी चैनलों को बंद खोलो। आरक्षण विरोधी न्यूज़पेपर को पढ़ना बंद करो, खरीदना बंद करो। और उसी तरह से आरक्षण लोग विधायिका में आरक्षण दे ही दिया है, विधायिका में भी रिजर्वेशन के सीमा को बढ़ाओ, 90% करो, चूंकि आबादी के हिसाब से होना चाहिए। तो उसी, और आपने देखा बिहार में हम लोगों ने आंदोलन चलाया तो आज आरक्षण को बढ़ा करके बिहार में 75% कर दिया गया है। जनगणना भी जातीय हम लोगों के यहाँ हो गया है बिहार में। तो ये सब लड़ाई का फल है। इसमें कांशीराम साहब का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जो, और बिहार में एक नेता और हुए थे, बिहार लेलिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद, उनका भी नारा दिया हुआ था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये सब जो बातें बिहार में उठी उसका लौ पूरे देश में गया और आज बिहार ने आरक्षण को बढ़ा करके 75% कर दिया है। और हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल, एक विधेयक तैयार करके रखा है। उसका कॉपी अगर आप लोगों का मोबाइल नंबर रजिस्टर से मिल जाएगा तो उस विधेयक की कॉपी हम लोग सब पर भेज देंगे, व्हाट्सएप पर, ईमेल पर। और आप लोग उस विधेयक को पारित कराने के लिए हर जगह धरना और प्रदर्शन शुरू करिए कि जिस तरह से एक उल्टा विधेयक था जन लोकपाल बिल, अन्ना हजारे ने जन लोकपाल बिल पारित कराने के लिए जैसे आंदोलन खड़ा कर दिया, तो हमारा तो जेन्युइन अधिकार है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आरक्षण विधेयक को पारित कराने के लिए आप लोग पूरे देश में आंदोलन चलाइए। इस न्यायपालिका से जिस दिन आरक्षण विरोधी ताकतों का सफाया हो गया, आप सभी वकील लोग हैं, मैं भी 33 वर्ष से वकालत कर रहा हूँ पटना हाईकोर्ट में। एक बार पटना हाईकोर्ट में डिबेट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हुआ, वेदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम फेलियर और सक्सेस इन 50 years ऑफ इंडिपेंडेंस। उसमें मैं टॉप कर गया। वहाँ सब फॉरवर्ड क्लास के वकील भरे हुए थे। उसमें एक से एक दिग्गज जजों के बेटा थे। लेकिन जब स्पीच मेरा हुआ इंग्लिश में उसमें सर्टिफिकेट मिला है। DP वाधवा साहब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, सब जानते हैं हम लोग। उन्हीं के सिग्नेचर से टॉपर पटना हाईकोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर का एक्सपर्ट के रूप में हमें सर्टिफिकेट दिया गया, कप दिया गया। तो मेरिट में हम कहीं कम नहीं हैं। इसलिए अपने मनोबल को ऊंचा रखिए। सिर्फ बेईमानी से वो लोग जज बन रहा है। आज भी आप लोग को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कॉलेजियम को क्यों नहीं हटाना चाहता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लोग? इसलिए क्योंकि उसको पक्का विश्वास है कि परीक्षा से जो ही होना शुरू होगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज का बहाली, तो एक भी हमारा बाल बच्चा आरक्षण विरोधी समाज का
एक भी वकील क्वालिफाई नहीं करेगा। सब के सब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी माइनॉरिटी का लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आकर के भर जाएगा। ये पक्का विश्वास है। नहीं तो एक साधारण भी ईमानदार आदमी होगा तो कहेगा कि भारत में लोकतंत्र चल रहा है और लोकतंत्र में हम पिछले दरवाजे से चुपके चुपके मनोनयन द्वारा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बहाली कर रहे हैं। देश का नाम शर्म से झुक जाता है। जब इंटरनेशनल कम्युनिटी पे ये बात जाती है तो वहाँ तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डेमोक्रेसी है ही नहीं, वहाँ राजतंत्र चलता है। तो इस राजतंत्र को खत्म करने के लिए हम लोगों को, वकीलों को आगे आना होगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल को पार्लियामेंट से पारित कराने के लिए देशव्यापी आंदोलन हम लोग तो चला ही रहे हैं। आप सब लोग जो जहां हैं वहां से शुरू करें। बिल की कॉपी हमने मान्यवर हमारे सीनियर जो रवि बाबू हैं उनके अति पर भी व्हाट्सएप पर भेजा है। हम कॉपी लेकर के बहुत लोगों को कोशिश करेंगे और आप उसका अध्ययन करें और इस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट पर 34 में से 30 जज जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में आपका बन जाएगा, अपने आप फैसला बदल जाएगा। आप सब लोग अनुभवी हैं। दुनिया में कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिसको अलाउ करने के लिए ग्राउंड नहीं हो और जिसको डिसमिस करने के लिए ग्राउंड नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिसको अलाउ किया नहीं जा सकता, डिसमिस दोनों पक्ष में ग्राउंड होते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द माइंडसेट ऑफ द जज कि वो क्या चाहता है। अगर जज चाहता है तो बेल अलाउ होगा, चाहे केस कैसा भी क्यों न हो। अगर जज नहीं चाहता है तो बेल नहीं अलाउ होगा। हमने एक भाषण में लालू प्रसाद जी बैठे हुए थे, हमारे बिहार में एक मीटिंग थी। मैं राजद का लीगल सेल का भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष हूँ, बिहार का राष्ट्रीय जनता दल का। तो मंच पर ही मैंने कहा था कि लालू जी, आपका बेल का केस अगर अरुण कुशवाहा जज रहे उसके यहाँ आ जाएगा तो ऑर्डर में ये लिखा जाएगा कि लालू प्रसाद इज ए रिप्यूटेड पर्सन, ही हैज रिमेन्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थ्राइस, his wife was also chief minister, he is respected person, he will never left the country, he will face the trial, that's why bail is hereby guaranteed। लेकिन वही आपका जब मुकदमा अरुण कुमार कुशवाहा के जगह पर अरुण कुमार झा के यहाँ जाएगा तब ऑर्डर ये लिखा जाएगा कि लालू प्रसाद इज ए रिप्यूटेड पर्सन, he has remained chief minister thrice, his wife was also chief minister, he is influential person, he will temper the trial, he will temper the witnesses, he can temper the police officers, he can spoil the witnesses, that's why the bail application of Lalu Prasad is hereby rejected। दोनों ऑर्डर आप अलग अलग पढ़िएगा तो जस्टिफाइड नजर आएगा। इसलिए जज क्या चाहता है वही होता है, कानून दोनों पक्ष में होता है। इसलिए जज बनाना आज पूरे देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अति पिछड़ा माइनॉरिटी का वकालत क्यों नहीं चलता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में? यही कारण है, यही कारण है। चेहरा देखता है। जो ही आप पढ़ने लगेंगे तो आपका कैरियर रियून किया जाता है। मेरिट केस अगर रहेगा, मेरिटोरियसली रहेंगे, आप हर तरह से भी बहस करेंगे तो वो नेगेटिव पॉइंट दिखा करके आपका डिसमिस कर देगा। आप क्या कर लेंगे? आप ऊपर जाएंगे। इसलिए हम लोगों को अब भरोसा नहीं है इन सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण विरोधी न्यायाधीशों पर। हमें 34 में से 30 पद हमारा SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी का रिजर्व होना चाहिए। अब वो कहेगा कि जज में रिजर्वेशन होगा, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। तो जरा इन बेईमानों से पूछिए पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है। वहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट रिजर्व है कि नहीं है? तो जब पार्लियामेंट में रिजर्वेशन हो सकता है तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं हो सकता है? इनकी बेईमानी तो साफ झलकती है। और जहाँ तक मेरिट की बात करते हैं, मेरिट में हमेशा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, MBC, OBC और माइनॉरिटी ही आगे रहा है। थोड़ा सा हम लोग मूल निवासी के चश्मा से बाहर निकल करके बात करें तो इस देश का रामायण कौन लिखा? वाल्मीकि डोम था। इस देश का महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास मल्लाह था। चारों वेद किसने लिखा? मल्लाह अति पिछड़ा में आता है। इस देश का चारों वेद कौन लिखा? वेद व्यास। इस देश का गीता किसकी मानी है? कृष्ण यादव समाज के थे। इस देश का संविधान किसने लिखा? डॉक्टर अम्बेडकर। 532 रियासतों को एक किसने किया?
सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश 200 वर्षों के आज़ादी के गुलामी में जकड़ा हुआ था, तो आज़ादी कौन दिलाया? महात्मा गांधी, बनिया का बेटा था। और फिर जब सब कुछ हो गया तो मिसाइल मैन, भारत को बनाने मिसाइल मैन कौन कहलाया? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। तो सारा देश का काम, रामायण लिखा, महाभारत लिखा, गीता लिखा, वेद लिखा, देश को आजाद कराया, संविधान लिखा, 532 रियासतों को एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के लोगों ने किया। और जब देश आजाद हो गया तो ब्राह्मणों ने भी बड़ा काम किया। एक ब्राह्मण नाथूराम गौडसे कमर से रिवॉल्वर निकालता है और गांधी को गोली मारता है, ये महानता है। और दूसरा ब्राह्मण जवाहरलाल नेहरू इस देश का प्रधानमंत्री बनकर बैठ जाता है, ये उसकी महानता है। और एक कायस्थ समाज के थे राजेंद्र बाबू, राष्ट्रपति बन के बैठ जाते हैं। तो सारा काम देश का हमने किया। और जब पद लेने की बारी आई तो हमारे नेता को गोली मारा गया, गांधी को गोली मारा गया। कुर्था में, बिहार में नंबर शहीद जगदेव प्रसाद को मंच पर गोली मारा गया, मंच पर, सभा में। मैं भी था उस घेराव में, मजदूरी बढ़ाने के लिए घेराव हो रहा था ब्लॉक का, और वहीं गोली सीआरपीएफ के द्वारा मार दिया गया। तो इस देश में महान काम हम ही लोगों ने किया है, मेरिट भी हम ही लोगों में है। इन लोगों ने मेरिट के जगह पर हथियाने का काम किया है, गैर कानूनी तरीके से अघोषित आरक्षण लगा के रखा है। इसलिए हम लोगों को एक बार इस बात के साथ कि वक्त गुलशन को पढ़ा था तो लहू से सींचा हमने, कितने महान काम हमने किया लिखवाया। वक्त गुलशन को पढ़ा था तो लहू से सींचा हमने, और आज जब बहार आई है तो कहते हो तेरा काम नहीं। और हम लोगों को आरक्षण देने में भी भारी पड़ रहा है। लोग को हम लोग देंगे, ये हमारे हाथ में है। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।